मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ समानता पाठ है कक्षा 7 सामाजिक और राजनीतिक जीवन पॉलिटी यानी कि सिविक्स का हमने लेसन नंबर 6 क्लास 6 की हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है। अब हम क्लास 7 पर आए हैं। तो हमें इसके जो समरी है वो अच्छे से देखनी है, क्योंकि जो मेन हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बीच बीच में से पर लाइन से आते हैं। तो मैं इसीलिए आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें लेकर आई हूँ कि मेन चीज़ें हैं क्या। तो अब समानता की बात करें तो समानता, देखिए समानता जो है वो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। वो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता इसलिए है कि लोकतंत्र तभी किसी देश में स्थापित हो सकता है जब देश में समान हो, सब लोग समान हो, जिसमें किसी कोई गरीब अमीर ना हो, किसी का ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, किसी को बहुत कम चीज़ें मिल रही है, ऐसा ना हो। सब लोग, अगर हम सार्वजनिक चीज़ों की बात करें तो सार्वजनिक चीज़ों के लिए सबके पास समान अधिकार हो। तो कौन कौन से अधिकार होते हैं, वो कौन कौन सी समानता की बातें होती है, तो वो हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि जो समानता किस तरीके से होता है। अगर हम इस स्टोरी की बात करें, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में स्टोरी दी गई है, वो एक घर में काम करने वाली घरेलू काम करने वाली एक नौकर की कहानी है, जिसको हम काम वाली बाई भी बोल सकते हैं। तो वो देखा जाए तो आय के तौर पे यानी कि इनकम के तौर पे, आर्थिक तौर पे वो कमज़ोर है जिनके घरों में काम करती है। लेकिन जब वो कहीं वोट देने जाती है तो वो सेम लाइन में खड़ी होती है, जहाँ पर उसके मालिक भी खड़े होते हैं और जहाँ पर वो खुद खड़ी होती है। यानी कि वोट देने के टाइम पे, यानी कि जो वोट देने का जो हमारा महत्वपूर्ण जो एक अधिकार है, उसमें कोई भी अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता है। सिर्फ आप देश के नागरिक हो तो आप वोट दे सकते हो। तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ, मैं इंडिया में हूँ, मैं भारत में हूँ, लोकतंत्र में हूँ, और लोकतंत्र के अकॉर्डिंग, मैं इस देश के नागरिक होने के अकॉर्डिंग मैं वोट दे सकती हूँ, और मेरे साथ लाइन में वो भी खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि सब मुझे ही लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, मेरे साथ वो भी लाइन में खड़ा होगा जिसके घर में काम करती हूँ। तो यानी कि कोई भी वो मालिक और नौकर वाली बात इसमें नहीं है। तो हम यही देख सकते हैं कि समानता कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। दूसरा, अगर एक और चीज़ देखूँ, तो उसी की बेटी बीमार हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है दवाई लेने के लिए, तो वो सरकारी अस्पताल में जाती, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ीस नहीं दे सकती। तो सरकारी अस्पताल में जाती तो वहाँ उसको एक अमीरी गरीबी का एक दौर नज़र आता है। वो दौर क्या था कि वो गरीब थी, उसके पास पैसे कम थे, तो वो सरकारी अस्पताल में जाती है, वहाँ पर उसको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और लंबी लाइन में खड़े होने के बाद वो डॉक्टर को दिखा पाती है। वहीं अगर उसके मालिक के घर में कोई अगर बीमार होगा, तो उसके मालिक के घर में मालिक के घर में क्या होता है, वो सीधा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे उनको 500 से 1000 रुपये फीस देना पड़ता है, तब एक डॉक्टर उनको मिलता है। तुरंत ही जाके डॉक्टर बहुत प्यार से उनसे बात करता है, डॉक्टर उनको मिल गया, और उनको दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है। यानी कि आप एक बार का डॉक्टर को दिखाते हो तो 2000 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ते हैं, जबकि उस लेडी को जो घर में काम करती है, उसको सरकारी अस्पताल में कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। आई थिंक सो कार्ड बनवाने के लिए उसको 5-10 रुपए खर्च करने पड़े होंगे बस, और उसको दवाइयाँ वगैरह सब कुछ उसको हॉस्पिटल से मिल गई। तो हम कह सकते हैं जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, मेरे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक चीज़ें यानी कि जो सरकारी चीज़ें हैं उसमें अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं होता है। अगर उसमें कोई मालिक भी जाएगा तो उसको भी सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, उसको भी लाइन में लगना पड़ेगा, उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई उसका पैसा काम नहीं आएगा वहाँ पर, और सेम चीज़ उस घर की नौकरानी को भी सेम फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम। तो इस सार्वजनिक चीज़ों में समानता हमें साफ दिखती है। हम कह सकते हैं कि जो निजी चीज़ें होती हैं, यानी कि प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं, उनमें हमको ये भेदभाव देखने को मिल सकता है कि जिनके पास पैसा है वो जल्दी अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरी जगह पर कि मताधिकार क्या होता है, ये सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। तो मैंने अभी आपसे बात की, मताधिकार का मतलब होता है जो भी हम वोट देते हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में हमें सबको, जो कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी शिक्षा के स्तर का हो, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ हो, उसे नहीं पढ़ना आता हो, चाहे वो कितना भी हाईली क्वालिफाइड हो, जाति कुछ भी हो, कोई गरीब है, अमीर है, रंग कैसा भी है, मतलब कुछ नहीं देखा जाता है। सिर्फ देखा जाता है कि वो इस देश का नागरिक है, वो नागरिक होने के सारे नॉर्म्स पूरा करा, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो वो वोट दे सकता है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
तो हमारे देश में हमारे देश में जो मत देने का अधिकार है, यानी कि वोट देने का अधिकार है, वो सबको इक्वली दिया गया है। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी स्तर नहीं देखा जाता। तो ये हमारे देश में सबसे बड़ी बात है, और मैं कहती हूँ कि लोकतांत्रिक देश की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक यही होता है। लेकिन ये ऐसा पहले कभी नहीं था। ये मेरी लास्ट जो वीडियोस आई थी उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि भारत में और बहुत बड़े बड़े देश, अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन की, जिसमें हमेशा रानी वहाँ की एक महिला रही है, वहाँ पर भी 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। उससे पहले महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। भारत में भी वोट देने का अधिकार थोड़ा बाद में दिया गया था। तो लेकिन ऐसा नहीं कि देश आज़ाद होने के बाद नहीं मिला था, देश आज़ाद होने के बाद मिल गया था, लेकिन उससे पहले लोग ये सोचते थे कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो वोट है वो बहुत कीमती है। आप सबको प्लीज़ वोट देने जाना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में ही एक शासन प्रक्रिया चली जाती है। और भी बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं तो वो असमानता होती है जातिगत व्यवस्था की। जातिगत असमानता बहुत ही खराब असमानता है हमारे देश में। आप अभी शायद देखो, आप अभी छोटे हो, 7th क्लास में हो, लेकिन जो 7th क्लास के बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो अभी आगे जो और पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के पास समझ में आ रही होगी कि जो हमारा पास था वो बहुत ज़्यादा जातिगत व्यवस्था को देख रहा था। हम ये सोच भी नहीं सकते कि मतलब जातिगत व्यवस्था इतनी बुरी तरीके से फैली हुई थी कि उनको बाहर, घर से बाहर मतलब रहना पड़ता था। जो छुआछूत के जिनको माना जाता था, अगर उनको हल्का सा छू भी लिया तो एक बहुत बड़ा महापाप सा माना जाता था। तो ये बहुत गलत गलत धारणाएं हमारे देश में थी। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र में रहते हुए जो लोग गरीब हैं तो वो किस तरीके से असमान रहते हैं, एक उसके भी जो आर्थिक कारण के रूप से जो असमानता मिलती है, वो आर्थिक कारण के रूप से, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हॉस्पिटल वाली, अगर उसके पास पैसा होता तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर भी इलाज करते। देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन टाइम वहाँ पर ज़्यादा लगता है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास पैसे तो शायद वो तुरंत जाके दवाई ले लेती, इसकी वजह से उनको शायद अपने काम से छुट्टी भी लेनी पड़ती। इसके अलावा वो साफ़ सुथरी जगहों पे ज़्यादा रह सकती थी। बहुत सारे आर्थिक कारणों की वजह से प्रॉब्लम आती है लोगों को। अब हम बात करते हैं दोबारा से जातिगत व्यवस्था के लिए, क्योंकि आर्थिक असमानता जो है वो आप दिन रात अपने आसपास देखते ही हैं कि आर्थिक असमानता में कहाँ कहाँ देखनी पड़ती है। सरकारी स्कूलों में आप जाते हैं, सरकारी स्कूल अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही है, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूलों की तुलना प्राइवेट स्कूलों से की जाती रही है, और प्राइवेट स्कूलों को अच्छा माना जाता रहा है। ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन हाँ तुलना की जाती है। और जो व्यक्ति थोड़ा सा भी पैसा कमाता है तो वो सोचता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजूंगा। तो ये एक मन के अंदर धारणा रहती है। गरीब और अमीर की एक और मैं धारणा आपको बताती हूँ, जो कि एक्चुअल में है, मैं मान भी सकती हूँ कि आप कहीं कानून के समक्ष जाते हो, कानून के समक्ष समानता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं पैसे के बलबूते पे अपने केस को बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़वाते हैं, और जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब आदमी है, वो अपने केस सिर्फ तारीखों पे चलता रहता है। और हमारे भारत जैसे देश में रेगुलर भी अगर सुनवाई होगी, अगर 4 से 5 लाख केसों की, तो भी शायद 40 से 50 साल लगेंगे सारे केसेस को ख़त्म होने में। तो आप ये आंकड़े को देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं केसेस के जो चल रहे हैं। उसके हिसाब से लॉयर्स कम है, उसके हिसाब से जजेस कम है, उसके हिसाब से कोर्ट्स कम है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वापस हम अब आते हैं जातिगत व्यवस्था के ऊपर। जातिगत जो व्यवस्था है उसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे बड़ा एक दलित शब्द की बात मैं बताती हूँ। दलित शब्द, दलित शब्द का मतलब होता है निचली कही जाने वाली जाति, जो लोग स्वयं को संबोधित कराने में प्रयोग में लाते हैं। तो दलित शब्द जो है वो दलित शब्द का जो मतलब जो अर्थ में आता है वो कुचला हुआ आता है, टूटा हुआ आता है। तो ये हम देख सकते हैं कि दलित शब्द का मतलब क्या है। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की थे, उन्होंने बुक लिखी थी झूठन नाम की। वो एक दलित लेखक थे, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, उसमें उसे बताया था कि दलित शब्द दलित होने की वजह से उनको कभी भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। उनको कभी भी समानता का व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया। वो स्कूल जाते थे तो कक्षा के बाहर हमेशा बैठते थे, ये उनके साथ प्रॉब्लम थी। उनसे पूरे स्कूल का सफाई करवाई जाती थी, टॉयलेट्स तक साफ़ करवाए जाते थे, तो ये उनको एक समस्या देखनी पड़ी थी।
तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये कुचक्र था, लेकिन आज हम देखें हमारे गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता किस तरीके से है, जो आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। वो किसी भी देश के किस व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, किसी भी जाति धर्म शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, वो समान माने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को बराबर माना जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उनको किसी भी तरीके से आंका जाए। अच्छा, समानता स्थापित करने के जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, हम देखें। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता। देखो, कानून की दृष्टि में मैंने बताया था आपको कि थोड़ी सी प्रॉब्लम अमीर गरीब को लेकर आ जाती है, लेकिन देखिए जब सुनवाई हो रही होती है ना, उस टाइम पे कोई भी जज ये नहीं देख रहा होता कि आदमी अमीर है या गरीब है, मुझे इसके खिलाफ फैसला सुनाना है क्योंकि गरीब है, और इसके मेरे को फेवर में फैसला सुनाना है क्योंकि अमीर है। ऐसा नहीं होता है। जिससे गलती होती है उसी को सजा मिलती है, क्योंकि जो कानून है वो अंधा होता है और उसको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों को देखता है। तो हमें कह सकते हैं कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है। हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर और कोई भी आपके घरेलू में काम करने वाली जो महिला होती है, उन तक सबको कानून का पालन करना ही पड़ता है। दूसरा है हमारे पास सार्वजनिक स्थानों पर समानता। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे जो सार्वजनिक स्थान है, कोई कुआं है, कोई सड़क है, कोई नहाने की कोई घाट है, इन सब पे आपको ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो या किसी भी रंग रूप के आपको जाने से मना कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। तीसरा है हमारे पास अस्पष्टता का उन्मूलन। जो मैंने अभी आपको छुआछूत वाली बात बताई थी, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई दलित नाम की चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। आप सब समान हैं, हम सब समान हैं। हम किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कभी ये नहीं कहा जाता है कि आप इस कास्ट के हो, आप इसी के साथ बैठोगे। नहीं, आपका जिसके साथ मन करता है, जिससे आप अपनी फ्रेंड मानते हो, या फिर किसी स्कूल में रोल नंबर वाइज होता है, तो जो भी जैसे प्रोसीजर फॉलो होता है प्रोसीजर को फॉलो करते हैं लोग, लेकिन कास्टिज्म को लेके कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। चौथा है धर्म जाति वंश स्त्री पुरुष के आधार पर समानता। देखिए, किसी भी व्यक्ति का किसी भी धर्म जाति वंश जन्म स्थान और स्त्री या कोई भी पुरुष, कोई भी किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी तरीके से भेदभाव को देखते हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं और इसके खिलाफ आप कार्रवाई पूरी पूरी मतलब पूरी पूरी कार्रवाई होगी ही होगी, क्योंकि हमारे संविधान में ये मान्यता है कि कोई भी कानून के द्वारा या सरकारी योजनाओं के द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर सुविधाहीन होता है, कहीं पे देखता है कि उसके खिलाफ ये धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग रूप पे, किसी भी के आधार पर अगर कोई असमानता का व्यवहार हो रहा है, तो वो कानून से अपनी कानून से हेल्प ले सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक इसी को ख़त्म करने के लिए जाति व्यवस्था जो मेन थी ना, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो एक कामराज थे जो तमिलनाडु के सीएम भी थे और पहले सीएम वही बने थे। उन्होंने मिड डे मील की स्थापना की थी। तो सबसे पहले जो मिड डे मील की स्थापना हुई थी तमिलनाडु में ही हुई थी। तमिलनाडु में मिड डे मील की स्थापना दोपहर के भोजन के तो दोपहर का भोजन स्कूल में मिलता था, जिसकी वजह से बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में होने लगा था। उससे पहले बच्चे स्कूल में इसलिए कम आते थे क्योंकि सबके पेरेंट्स कहीं ना कहीं काम करते थे। उनको सुबह मतलब अपने साथ बच्चों को ले जाया करते थे, क्योंकि वो जहाँ भी बैठेंगे वहीं बच्चों को खाना खिला दिया करेंगे। लेकिन जब से स्कूल में खाना मिलने लगा तो पेरेंट्स भी सोच लगे हमारा बच्चा कहीं ना कहीं बैठ के खाना खा ही लेगा और स्कूल में इस बहाने पढ़ाई भी हो जाएगी, तो बच्चे स्कूल में भूखा पेट नहीं रहते थे। वरना बच्चे स्कूल ही इसलिए कम आते थे क्योंकि उनका खाना तैयार नहीं होता था। बच्चे स्कूल नहीं आते थे और पूरे उनको 6-7 घंटे स्कूल में खाली पेट रहना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था थी जो स्कूलों में स्टार्ट की गई थी। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर ये वाली जो प्रणाली थी, यानी कि मिड डे मील की जो प्रणाली थी, ये शुरू करने के लिए बोला था। गरीब बच्चों ने अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया। इसका मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। तो मेरी क्लास में एक बच्चा था जो मिड डे मील खाता भी था और वो पैक करके ना अपने घर भी लेके जाता था। तो हमने उससे पूछा कि बेटा आप पैक करके घर क्यों लेके जाते हो, आप इसको नहीं, वो खाती नहीं थी, वो घर लेके जाती थी पैक करके। तो उससे बोला, हमने उससे पूछा कि बेटा आप खाती क्यों नहीं हो यहाँ पे, तुम घर क्यों लेके जाती हो। तो उससे बोला कि मैम मैं इसलिए घर लेके जाती हूँ क्योंकि मेरे घर में ना मेरा एक भाई भी है और वो भी बहुत छोटा है, जिसका किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं इस मिड डे मील को उसके साथ खाऊंगी। तो हमने ये चीज़ देखी। तो
हमने एक काम करना शुरू करा। हमें सारी टीचर्स ने मिलके उस बच्चे को बोला कि बेटा जो स्कूल में मिड डे मील मिलता है आप उसको खाओ, यहीं पे बैठ के खाओ, और हम आपके घर के लिए एक अलग से टिफ़िन बना के देंगे। और सबने मिलकर उसको टिफ़िन बना बना के देना शुरू भी किया। तो ये एक बात थी मिड डे मील शुरू होने के बाद कि वो 2 लोगों का पेट भर रही थी, लेकिन वो बाद में सब ठीक किया, क्योंकि बच्चा स्कूल में खाली पेट रहे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो 2 चम्मच खा के छोड़ देती थी और चुपचाप से अपने बैग में छुपा कर रख लेती थी। तो ये एक व्यवस्था हो गई कि अब बच्चे घर जाके भी अपना खाना आराम से खा सकते हैं। जातिगत पूर्वकों को कम करने के लिए भी सहायता मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक जातिगत जो मिड डे मील बनाने वाली जो महिलाएं हैं, कोई उनकी कास्ट नहीं पूछना था किस कास्ट के हो। पहले जो कि ये होता था कि कास्टिज्म बहुत होता था, उनको खाना बनाने के लिए ब्राह्मण महिलाएं चाहिए या कोई उच्च इस तरह की महिलाएं चाहिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल में निम्न से उच्च जाति के सभी बच्चे साथ में खाना खाते हैं। भोजन पकाने वाली जो महिला है वो दलित ही रखी गई थी, इसी वजह से तो ये बहुत बड़ा काम किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव को कम करने वाली चीज़ें की गई थी। अरे भेदभाव को कम के व्यवहार के कानून के विरुद्ध है ये भी बोला गया था, क्योंकि ये जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों को बहुत ज़्यादा असमानता का व्यवहार झेलना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र स्थापित होने के बाद ये जो व्यवहार था वो कम हो गया, क्योंकि समानता स्थापित कर दी गई। और अब तो हम देखते हैं अपने आसपास तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। उसके बाद एक और एक आंदोलन हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसको बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। बहुत बड़ा मूवमेंट था ये, 1964 का मूवमेंट है। आपको अगर याद होगा, आपको जरूर लास्ट टाइम पढ़ाया गया होगा 6th क्लास में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका में लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते थे। क्योंकि 1950 तक अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन होते रहे, लेकिन फिर भी उनके साथ हमेशा असमानता का व्यवहार होता रहा। इवन कानून भी उनको ना समान नहीं मानता था, उनको हमेशा बोलता था कि असमान लोग हैं। तो एक महिला थी रोजा पार्क्स नाम की, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला, उसने ये आंदोलन शुरू कर दिया, नागरिक अधिकार आंदोलन। उसने बोला कि हम ऐसा कब तक झेलेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भी साथ हम लोग भी इसी देश में के नागरिक है, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, कि सिर्फ इसलिए कि हमारा रंग काला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रंग के आधार पे किसी को भी हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो 1964 में उस आंदोलन के बाद एक नागरिक अधिकार अधिनियम बना, जो नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को ख़त्म करता था। तो इस अधिकार के बाद वहाँ पर बहुत शांति स्थापित की गई। तो ये अधिकार सबके लिए बहुत ही अच्छा था। और आज हम कह सकते हैं कि अमेरिका में ओबामा ने एक राष्ट्रपति बन के ये चीज़ दिखाई दी कि अब कोई भी किसी भी तरीके से वहाँ पर कोई भी रंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाता। इसके बाद है आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल 15 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यहाँ तक कि इस पर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। इसमें क्या क्या बातें थी ये मुझे इसलिए आपके सामने लेकर आना था, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब बुक में है तो मैं लिया ही नहीं। आर्टिकल 15 सबको पता ही होना चाहिए कि है क्या असलियत में। देखिए इसमें कुछ कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के राज्य के आधार पर किसी भी कोई भी विभेद नहीं करेगा, कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता है। दूसरा है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर, जैसे कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों पर प्रवेश करने से रोक रहे कि भाई आप इसमें नहीं एंट्री कर सकते। या फिर दूसरा है कि जैसे राज्य निधि से पोषित कोई साधारण जनता के लिए समर्पित जैसे कुएं हैं, जो जगह जगह कुएं बने होते हैं, या तालाब या स्नान घाट या सड़कें, मतलब ऐसी जगहों पे कोई भी किसी को जाने से रोक नहीं सकता है। तो ये वाली चीज़ें थी कि आप कभी भी किसी के आधार पर कोई भेदभाव कर ही नहीं सकते हो, और सार्वजनिक स्थलों पे तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप किसी का भेदभाव कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमारा आता है लोकतंत्र की चुनौती। लोकतंत्र की अभी भी कहाँ पे चुनौती है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें समुदाय इस तरीके से बने हो कि वहाँ पर उन्होंने अपने अपने ग्रुप बांट लिए हो। तो इसलिए हमें मेन क्या करना चाहिए कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक समानता लेकर आनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर अपना काम ठीक से करे, यानी कि जो केंद्र है वो अच्छा सा काम अपने ढंग से करे। समानता और सम्मान दिलाने के लिए हमेशा अग्रसर हो, तो ये मेन होना चाहिए। तो लोकतंत्र के सामने यही चुनौती आती है, और भारत ने इस चुनौती को पूरी तरीके से स्वीकार करते हुए इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। और हमारे देश में इसीलिए अभी तक
1947 से, जो कि सभी देशों ने कहना शुरू कर दिया था कि इस देश में कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, बहुत गरीब देश था, ये है वो है, जो भी बहुत बातें बनाई गई थी, लेकिन फिर भी हमारे देश के नेताओं ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को स्थापित किया है और जनता ने इसका पूरा पूरा साथ दिया है। उसके बाद हम चैप्टर सेकंड लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके एक एक सीरीज में बनाऊंगी, क्वेश्चन सीरीज, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूँ। वो टेस्ट सीरीज आने वाली है, तो आई होप सो आपका वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।